अस्सलाम वालेकुम और आप सबका वेलकम है रियलिटी चेक में, द शो वी डोंट जस्ट रिपीट हेडलाइंस, वी स्लो डाउन, वी जूम आउट और हम वो बातें करने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस के पीछे कहीं छुप जाती हैं। आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम आज ऐसी 3 स्टोरीज़ को एक्सप्लोर करेंगे जो पहली नज़र में अनरिलेटेड लगती हैं। एजुकेशन रिफॉर्म, हज इंडस्ट्री और हज पॉलिसी। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो उन तीनों में एक थ्रेड कॉमन है: पॉलिसी, परसेप्शन और सोसाइटी। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डिसीजंस बनते हैं, लोग उनको किस तरह देखते हैं और उनका असल इम्पैक्ट क्या होता है। एजुकेशन रिफॉर्म पर सबसे पहले बात करते हैं। इज़ इट लर्निंग और इज़ इट अ रोड सिस्टम? एजुकेशन हर सोसाइटी की फाउंडेशन होती है। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी यानी पैक्टा ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक करिकुलम में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, रोल मेमोराइजेशन को कम करना और कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करना। ये डिसीजन एक फॉर्मल मीटिंग के बाद सामने आया है जहां करिकुलम एडवाइजरी कमेटी ने सिस्टम का डिटेल्ड रिव्यू किया है। इस मीटिंग में पॉलिसी मेकर्स, एजुकेशनिस्ट्स और इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे, जैसा कि लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज, लम्स, आगा खान यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स। लेकिन अब सवाल ये है कि ये चेंज ज़रूरी क्यों था? पाकिस्तान का प्राइमरी करिकुलम काफ़ी अरसे से क्रिटिसिज्म का शिकार रहा है। कंटेंट बहुत ज़्यादा बुक्स हैवी और फोकस ज़्यादातर रट्टा सिस्टम पर था और उसकी वजह से रिज़ल्ट क्या आया कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम तो पास कर लेते हैं लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। और अब जो रिफॉर्म प्रपोज किया जा रहा है उसका फोकस है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी SLOs को स्ट्रीमलाइन करना, मतलब कि अननेसेसरी रेपिटेशन को रिमूव किया जाए और लर्निंग को कोर कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाए। इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट टीचर्स पर भी पड़ेगा। उन्हें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और वो सिलेबस कंप्लीट करने के बजाय स्टूडेंट्स को समझाने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी भी है कि करिकुलम चेंज करना फर्स्ट स्टेप होता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ट्रेनिंग रिसोर्सेज और क्लासरूम एनवायरनमेंट ये सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर तो ये अलाइन हो जाएं तो ये रिफॉर्म लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकता है और अगर नहीं तो चेंज सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक लिमिटेड रह जाता है। अब हम चलते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ। फिल्म मेरा लयारी, जहाँ एक इंटरेस्टिंग डिबेट सामने आई है। कुछ लोग इसे एक कंपैरिजन के लेंस से देख रहे हैं लेकिन फिल्म की लीड एक्टर धनानीर मुबीन का ये कहना है कि उनके मुताबिक इस फिल्म को किसी और प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्स समझना इस स्टोरी के साथ इंसाफ नहीं होगा। और ये बात सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट करती है। मेरा लयारी सिर्फ एक नैरेटिव पर बनी फिल्म नहीं बल्कि मल्टीपल थीम्स का कॉम्बिनेशन है। लयारी का कल्चर, फुटबॉल और स्पेशली विमेन इन स्पोर्ट्स। साउथ एशिया में फीमेल स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन अभी भी लिमिटेड है और जब कोई फिल्म इस टॉपिक को हाईलाइट करती है तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहती बल्कि वो एक सोशल रिफ्लेक्शन बनकर रह जाती है। धनानीर ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही कि स्टोरी को एक सिंगल एंगल से देखना उसकी डेप्थ को लिमिट कर देता है। ये एग्जैक्टली वही चैलेंज है जो आज के डिजिटल एरा में हर कंटेंट प्लेटफॉर्म फेस करता है। लोग जल्दी कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं, कंपैरिजन्स बना लेते हैं और ओरिजिनल मैसेज अक्सर ओवरशैडो भी हो जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि हर स्टोरी का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। मेरा लयारी एक लेयर्ड स्टोरी है जो कि स्पेसिफिक कम्युनिटी और उसके एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करती है और जब फिल्म्स ऐसे नैरेटिव्स को हाईलाइट करती हैं तो वो सोसाइटी के अनसीन एस्पेक्ट्स को भी विजिबल बना देती हैं। अब आते हैं एक ऐसे इशू पर जो डायरेक्टली तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी से जुड़ा होता है, दैट इज़ हज पॉलिसी। सऊदी अरेबिया ने पहले एक रिस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूस की थी कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे हज परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, लेकिन अब ये डिसीजन रिवर्स कर लिया गया है और अब नया डायरेक्टिव ये कहता है कि 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे हज के लिए एलिजिबल हैं। इस डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट उन फैमिलीज़ पर पड़ता है जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी थी। कुछ केसेस में वीज़ाज रिजेक्ट हो चुके थे और अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा थी। अब पाकिस्तान हज मिशन ने ये कंफर्म किया है कि उन एप्लीकेशंस के को रीप्रोसेस किया जाएगा और फैमिलीज़ को दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक एग्जांपल है कि कैसे पॉलिसी डिसीजंस जब जल्दी बदल जाते हैं और उनका डायरेक्ट इफ़ेक्ट लोगों की प्लानिंग पर पड़ता है। अथॉरिटीज़ ने भी ये इंश्योर किया है कि अफेक्टेड फैमिलीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए
लेकिन यहाँ पर एक ब्रॉडर रियलिटी समझ में आती है। लार्ज स्केल इवेंट्स जैसा कि हज कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स डिमांड करते हैं और इसीलिए पॉलिसीज़ कभी कभी इवॉल्व होती रहती हैं। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब चेंज आए तो कम्युनिकेशन क्लियर हो और प्रोसेस स्मूथ रहे। अगर हम इन 3 सेगमेंट्स को एक साथ देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। एजुकेशन रिफॉर्म जहाँ सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पर नैरेटिव्स और परसेप्शन का रोल स्ट्रॉन्ग है, और फिर हज पॉलिसी जहाँ डिसीजंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंसानों पर होता है। 3 अलग फील्ड्स हैं लेकिन एक कॉमन रियलिटी कि डिसीजंस मैटर करते हैं, परसेप्शन उन्हें शेप करता है और इम्पैक्ट सोसाइटी फील करती है। पाकिस्तान की स्टोरी भी इसी तरह लेयर्ड है। यहाँ चेंज हो रहा है, डिस्कशन हो रही है और डायरेक्शन ग्रेजुअली इवॉल्व हो रही है, और शायद ये सब ही इम्पॉर्टेंट बात है। रियलिटी समझने के लिए सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। आई एम रमना सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक, वेयर फैक्ट्स कट थ्रू द नॉइज। कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।